हेलो एंड वेलकम बैक। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 was enacted to give effect to Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by UN General Assembly in 1946। देखिए, एक एक्ट आया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट। कब आया था ये? 1947 में। इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था किस लिए? टू गिव इफेक्ट टू कन्वेंशन ऑन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस ने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे कन्वेंशन लॉन्च किया था, उसको इफेक्ट देने के लिए यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 आया था। और ये जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ है, इसको अडॉप्ट किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1946। तो पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो 1946 में था, इसको प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ को अडॉप्ट किया गया था। और इस अडॉप्टेड प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को कन्वेंशन का रूप देने के लिए ये एक्ट अगले साल लेकर के आए थे, यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947। UN Charter allows United Nations and also its officials to enjoy in the territory of its members such legal capacity, privileges and immunities which are necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes। बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है वो अलाउ करता है यूनाइटेड नेशंस को और उसके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको क्या करने के लिए? एन्जॉय करने के लिए। किस चीज़ का एन्जॉय करने के लिए? अपने टेरिटरी में जो अपने टेरिटरी में है तो सारे मेंबर्स के, तो उसको क्या क्या एन्जॉयमेंट मिलेगा? लीगल कैपेसिटी मिलनी चाहिए, प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, इम्यूनिटीज़ मिलना चाहिए, और वो सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरत है। So UN Charter allows United Nations and also its officials to enjoy in the territory of its members such legal capacity, privileges and immunities which are necessary for the exercise of its functions and fulfillment of its purposes। समझ में आया? Section 3 of United Nations Privileges and Immunities Act 1947 states that premises of United Nations shall be inviolable। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 का सेक्शन 3 वो ये बोलता है कि जो प्रेमिसेस है यूनाइटेड नेशंस का, वो सारे क्या होने चाहिए? इनवायलेबल होने चाहिए। सो द प्रेमिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस शैल बी इनवायलेबल, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, इनवायलेबल होगा। United Nations Privileges and Immunities Act 1947 was also extended to several other international organizations। क्या ये बात सही है? हाँ, United Nations Privileges and Immunities Act 1947 के जो चीज़ थे वो सब अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उसको भी एक्सटेंड किया गया है। Signing of HQA will provide CDRI an independent and international legal persona so that it can carry out its functions internationally more effectively। So जो HQA का साइनिंग है ना, अगर हम HQA को साइन करेंगे तो ये क्या करेगा? CDRI को एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सना की तरह डिक्लेयर किया जाएगा, सो दैट इट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शंस इंटरनेशनली मोर इफेक्टिवली। तो ये जो HQA है, इसको साइन करने से फ़ायदा मिलेगा, जिसको CDRI को एक पावर मिल जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना की तरह काम कर सके और अपने फंक्शंस को इंटरनेशनल इफेक्टिव तरह से काम कर सके। रिकैप करते हैं। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 वाज इनैक्टेड टू गिव इफेक्ट to Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by UN General Assembly in 1946. UN Charter allows UN and also its officials to enjoy in the territory of its members such legal capacity, privileges and immunities which are necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes. Section 3 of the United Nations Privileges and Immunities Act 1947 states that premises of UN shall be inviolable. United Nations Privileges and Immunities Act 1947 was also extended to several other international organizations. Signing of HQA will provide CDRI an independent and international legal persona so that it can carry out its functions internationally more effectively. See you in the next video. Till then, bye.